हेलो कैसे हैं बेटे आप सब। गुड इवनिंग टू बेटे ऑल ऑफ यू। आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लास में। तो चलिए बेटे आज हम एक और हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटे नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही विज़न में आप चेक करें तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आपको 10th में भी बहुत बढ़िया फ़ायदा देने वाला है और 9th में भी। वैसे तो 9th में ये टॉपिक बेटा आपको कंप्लीट सीख लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने 9th में नहीं सीखा है तो आप 10th में भी सीख सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने नहीं सीखा तो मर जाओगे या कुछ दिक्कत हो जाएगी या बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बेटे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। आइए बेटे। तो क्या टॉपिक है हमारा? चैप्टर नंबर अगर हम 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये 3 है हमारा, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? थोड़े थोड़े वर्ड्स में मैं बताता जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी बेटे ग्राफ तो जानते ही होंगे। जो पर्सन अब ग्राफ के बारे में भी नहीं जानता है तो बेटा मैं आपको उसको सीधे वर्ड्स में बता दूं कि ग्राफ इज अ स्मॉलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डाटा। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटे कि यहाँ मैं 2 चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 2 चीज़ क्या है? ये जो लाइन बेटा मैंने खींची ऐसे करके, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ ये है बेटे ईयर। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2010। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2012। फिर यहाँ लिख देता हूँ बेटे 2014, 2016, ऐसे ही फर्दर आगे चल के। और यहाँ मैं बेटे लिख देता हूँ ये जो है पॉपुलेशन। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ बता दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CR मतलब करोड़ है। ठीक है बेटे, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे लिख दिया 2, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने 6, नीचे 4, और फर्दर बेटे इसको ऐसे करके बना दिया और फिर इसको और ऐसे करके बना दिया, और यहाँ फाइनली मैंने लिख दिया मान लेते हैं 20। तो क्या मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ सकता हूँ कि 2010 से लेके 2016 में बेटे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो आप बोलेंगे सर 2010 में 2 थी, आज 20 है। 2016 में 20 है, यानी कि 18 करोड़ बढ़ी। अब एक छोटी सी बात मेरे को बताना, क्या आप 2010 से लेके 2016 तक ये सारी चीज़ काउंट कर रहे थे? क्या आपने 6 साल में ये मेहनत करके डाटा निकाला है? कोई बच्चा ये बोलेगा सर कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो हमारे साथ, ये तो अभी मैंने देखा और अभी बता दिया। तो बेटे मैं भी तो एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि आपने सेकंड में 6 साल का डाटा मेरे को देख के बता दिया कि नहीं बता दिया? किसकी हेल्प से? ग्राफ। तो वही तो मैं बता रहा था बेटे, ग्राफ इज द स्मॉलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डाटा। किसी भी को सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सबसे छोटा तरीका बेटे ग्राफ है, इससे छोटा नहीं है। फटाफट आओ, फटाफट दिखाओ और घर चले जाओ। समझ लो मेरी बात, बिल्कुल सीधी और डायरेक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ग्राफ का मतलब सबको समझ आ गया। अब आपको ये भी पता होगा हमारे आसपास बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि वो बचपन में फ़ोटो बना दिया करते थे ऐसे करके, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, आधा सर्कल बोल देते थे। सर्कल का मतलब 10 हो गया, तो 10 10 10 और ये 5 हो गया।
तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते थे पिक्टोग्राफ, जिसमें हमें पिक्चर दिखाई जाती थी। एक बेटे ग्राफ जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, इस ग्राफ को कहते हैं बेटे हिस्टोग्राम, सॉरी इस ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ। ऐसे बेटे क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया हिस्टोग्राम। ऐसे बेटे क्या हो गया हमारे पास, ऐसे हो गया पाई चार्ट। ऐसे हमारे पास एक और ग्राफ हो गया जिसका नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन बेटा आज बहुत मज़ेदार चीज़ है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस ग्राफ का नाम है कोऑर्डिनेट ग्राफ। कौन सा ग्राफ? कोऑर्डिनेट ग्राफ। बिल्कुल सही समझे। क्या होता है कोऑर्डिनेट ग्राफ, क्यों पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये कुछ मतलब बेसिक जानकारी जो मेरे को आपको देनी थी, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ, और ज़्यादा बेहतर शब्दों में समझाता हूँ तो बेटे इसका एक और नाम है पोजीशन ग्राफ। अब तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही गया होगा मैं किस चीज़ की बात करूँ। यानी एक ऐसा ग्राफ जो आपको एक्चुअली में किसी पॉइंट की पोजीशन या फिर बेटे उसकी लोकेशन बताता है। इसका सीधा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं बेटे, इसका सीधा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर कभी भी एग्जांपल के तौर पे आप कभी भी अपने एक फ्रेंड को अपने घर के बारे में बताते हैं और उसे अपने घर पे बुलाते हैं एज अ पार्टी के तौर पे, या आपका बर्थडे पार्टी हो सकती है किसी भी टाइप की, तो आप अगर उसे ये बोल दो कि एग्जांपल के तौर पे मैं तो भाई मयूर विहार में रहता हूँ, दिल्ली में, तो बेटा क्या आपको लगता है वो आपके घर पहुँच जाएगा ये सुन के? सर बिल्कुल भी नहीं, उसका पहुँचना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल नाम की चीज़ होती है तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें हटा दें तो आप वहाँ कैसे पहुंच सकते हो? इतनी सी जानकारी से नहीं पहुंच सकते। आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा कि मयूर विहार में किसी से भी पूछ के ना एक काम करना, वाटर टैंक के पास आ जाना। तो पर्सन यार मयूर विहार पहुँचेगा सबसे पहले, फिर वाटर टैंक पूछेगा, वहाँ पहुँचेगा, फिर वाटर टैंक से आप पूछ लेना कि भाई यहाँ पे मान लो बिल्लू नाई, वो बोल देगा कि यहाँ पे एक बिल्लू नाई फेमस नाई है, पूछ लेना, कोई भी बता देगा। तो जैसे ही आप बिल्लू नाई के पास पहुँचे, उसके राइट हैंड पे जो गली है उस गली में बेटे चौथा मकान मेरा है। देखो आपने कितनी सारी चीज़ों का रेफरेंस लिया बेटे, यहाँ पे आपने वाटर टैंक का लिया, आपने यहाँ बिल्लू की दुकान का लिया, फिर वहाँ पे आपने राइट साइड में गली बताई, फिर उस गली में फोर्थ मकान बताया। अगर बेटे मान के चलो ये सारी चीज़ें ना हो तो आप क्या अपनी पोजीशन बता सकते हो घर की? नहीं बता सकते बेटा। तो अगर हमें अपनी पोजीशन बतानी है तो हमें किसी का रेफरेंस लेना पड़ता है, और हम जो रेफरेंस लेते हैं बेटे दो चीज़ों का लेते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और जब हम इन दोनों का रेफरेंस लेते हैं तो मीन्स हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसी ग्राफ को बोलते हैं बेटे पोजीशन ग्राफ। टेंशन ना लें, अभी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट छोटी मोटी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपके सामने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने ऐसे करके एक लाइन खींच दी और मैंने नाम रख दिया बेटे, एक और लाइन खींच दी और मैंने नाम रख दिया आपके सामने और बोल दिया कि आज से इस लाइन का नाम है वाई एक्सिस। ऐसा समझ लो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और ये दूसरा एक बॉर्डर है दिल्ली का, मान लेते हैं ये यूपी के साथ है, ये दिल्ली का हरियाणा के साथ है, तो ये हरियाणा का बॉर्डर हो गया, ये यूपी का, लेकिन हमने इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, एक्सिस। अब मैं आपसे पूछता हूँ
कि आप अपने पॉइंट पोजीशन बता रहे हो तो आप कैसे बताओगे। तो देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो एक्स है, मान लो आप इस एक्स पे खड़े थे, फिर आपका मन किया और आप उठ के चले गए और आप यहाँ से एक कदम आगे और एक कदम आगे और चले गए, तो आप इस समय दिल्ली या यूपी के बॉर्डर से कितनी दूर खड़े हो। आप बोलोगे सर 2 कदम, 2 स्टेप दूर खड़ा हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या यहाँ पे यूपी का बॉर्डर नहीं है सर। बात तो ठीक है, तो 2 कदम तो यहाँ भी पॉसिबल है, तो ये भी तो आप यूपी से 2 कदम दूर हो। तो एक बात बताओ, वो पर्सन आपको यहाँ ढूंढेगा या यहाँ ढूंढेगा या यहाँ ढूंढेगा या यहाँ ढूंढेगा, वो कहाँ ढूंढेगा, आप उसे मिलेंगे ही नहीं बेटे। फिर सर आप बताओ, चलो कैसे ढूंढेंगे। तो मैं उसको ये तो बताऊंगा कि मैं यूपी से 2 कदम दूर खड़ा हूँ या यूपी के बॉर्डर से, उसे ये भी बताऊंगा कि मैं उसके साथ साथ हरियाणा से ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम दूर खड़ा हूँ। तो अब पर्सन मेरे को जब ढूंढेगा, जब उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, तो वो पहले देखेगा यूपी से तो 2 कदम दूर आ गया, लेकिन हरियाणा से भी 2 कदम 7 8 कदम दूर जाना पड़ेगा। तो एक बात आप खुद बताओ, क्या ये हरियाणा से है 8 कदम दूर? क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? नहीं। तो अपने आप ही वो ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे पहुंच जाएगा बेटे, है ना। बिल्कुल सही लॉजिक। तो ये जो लॉजिक आप देख रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ एक्स और वाई एक्सिस, यही आज हम सीखने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं बेटे पोजीशन ग्राफ, या दूसरे वर्डों में कोऑर्डिनेट ग्राफ। जस्ट मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ का मतलब समझ आया, एक ऐसा ग्राफ जो आपको आपकी पोजीशन डिफाइन करने में हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में इसे बेटे पोजीशन ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं इतना बेहतरीन, पहले ये नहीं था लेकिन अब मैंने बनाया। यानी कि मैं जो भी बनाने वाला हूँ, जो भी आपको समझाने वाला हूँ, वो इस रेक्टेंगल के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको डिफाइन करूँगा और इसका एक बेहतरीन नाम देता हूँ बेटे। तो इस चीज़ को जो आप देख रहे हो, जिस पे मैं सारा काम करने वाला हूँ, इसे कहते हैं बेटे कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बेटे इस चीज़ को? इसको कहते हैं बेटे कार्टेशियन प्लेन। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चले, ये पूरी की पूरी सीट जो अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, ये आपके पूरे के पूरे एरिया को, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो सीपी में रहते हैं कनॉट प्लेस, तो ये पूरा का पूरा कनॉट प्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं ये पूरा का पूरा दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सर ये पूरा का पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक्चुअल में जो बेटा इसको कहते हैं उसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। यानी आज हमारे सामने एक प्लेन है, एक छोटी सी चीज़ है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है बेटा? हमने कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटे, बहुत ही बेहतरीन, पॉइंट टू पॉइंट समझना। अब मैं बीच में यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन खींच देता हूँ और आपके सामने अभी लाइन जो मैंने खींची आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये लाइन जब मैंने खींची उसके बाद इसके कितने टुकड़े हो गए? तो आप बोलोगे सर इसके 2 टुकड़े हो गए, हमारे सामने की बात है। तो बेटा ये जो लाइन मैंने अभी अभी खींची है ना ऐसे करके, इस लाइन का जो नाम है मैं रख देता हूँ आज से वाई एक्सिस। तो आपको भी आज से क्या बोलना है? वाई एक्सिस। अच्छा, मतलब सर जो आपने ये सीधी लाइन खींची है जो खड़ी है, खड़ी लाइन को सब इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे? वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल लाइन का आज से हमारे लिए क्या नाम हो गया? वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है, डन। चलिए बहुत बेहतरीन। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं यहाँ से एक और लाइन खींच रहा हूँ ऐसे करके, इसके बीच में से ऐसे करके, क्योंकि ये लाइन लेटी हुई है बेटे, तो इसको वर्टिकल लाइन तो बोल नहीं सकते, तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन का नाम रख देते हैं बेटे एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, आज से आपको भी यही कहना है, आपको कुछ नया काम नहीं करना, आज से आपको भी यही बात कहनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, बताइए? आप बोलेंगे बेटे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा जो वर्टिकल लाइन होती है उसको आज से हम बोलेंगे बेटे वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको आज से हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। अब ये बात बेटे अपने दिमाग में उतार लीजिए, मैं साइड में लिख भी देता हूँ।
ऐसे करके इशारा कर देता हूँ। वर्टिकल मतलब खड़ी, इसका नाम है बेटे वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल मतलब हो गई लेटी, इसका नाम है बेटे एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, कोई इशू तो नहीं है। चलिए बेटा, तो अब एक छोटी सी बात मेरे को ये बताओ कि जब ये लाइन मैंने नहीं खींची तो उससे पहले हमारे पास क्या थी? सर उससे पहले आपके पास एक ही चीज़ थी जिसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसे मैंने ये लाइन खींच दी तो आपके पास बेटा 1 2 3 और 4 कितने बॉक्स बन गए? सर मेरे पास 4 बॉक्स बन गए। इन चारों बॉक्सों को बेटा जाना जाता है किस नाम से? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बहुत बच्चों के लिए न्यू वर्ड होगा, बहुत बच्चों के लिए पुराना वर्ड होगा। मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो जैसे बेटा मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ऐसे बेटे क्वाड का मतलब 4 होता है। आपको यहाँ 4 इक्वल बराबर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं बेटे क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? उसे सिंपल सा जवाब देंगे कि 4 equal parts in which Cartesian plane divided in with the help of x axis और y axis। y axis और x axis कार्टेशियन प्लेन को बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये थी x एक्सिस, सॉरी ये वाली x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये कार्टेशियन प्लेन है, और ये जो 4 चीजें देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो बेटा, थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बट मैं आपको फिर भी बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा, इसलिए धैर्य से समझना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी, जल्दबाजी से बेटे होने कुछ वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करते जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारे दिमाग में घुसती जा रही है। तो देखिए बेटे, मैंने आपको क्या क्या बताया उसको एक बार देखते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, मैं लिखता जाता हूँ साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें, और यहाँ बनाता भी जाता हूँ एक पल के साथ साथ। ठीक है जी, डन। तो ये हमारे पास बन गया है, सॉरी, ये बन गया ग्राफ। ठीक है बेटे, तो इस ग्राफ सारी बातें एक एक करके नोट आउट करें। बिल्कुल ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। डन बेटे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, और ये जो 4 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं? इन 4 पार्ट्स को कहते हैं 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। और ये बेटे जो इतना बड़ा आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये सारी बातें उम्मीद है बेटा आपको क्लियर है। कार्टेशियन प्लेन। डन बेटे। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम एक एक करके आराम से नोट्स भी करते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी हमने? सबसे पहली चीज ये पढ़ी कि जो बेटे, सॉरी, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी, जो बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटे? इसे कहते हैं एक्सिस। डन। चलिए बेटा, अच्छा जो वर्टिकल लाइन है उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटे, इसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है बेटे,
और ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है ये कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। तो हम ये बात बहुत खास वर्ड्स में याद रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड कार्टेशियन प्लेन into 4 equal parts called quadrant। ठीक है बेटे, तो कोई आपसे पूछे क्वाड्रेंट क्या होता है तो सिंपल सिंपल आप समझा सकते हो क्या होता है। वो चार पार्ट बेटा जो प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं जब बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को ब्रेक करता है ना। कार्टेशियन प्लेन को जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ब्रेक करता है तो जो चार पार्ट क्रिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एक्स एक्सिस और थोड़ी सी बेटे गर्मी यहाँ ज़्यादा है, क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे ये पहला क्वाड्रेंट, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्या, कि एक बार मैंने लिख दिया है तो आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं करना, ठीक है बेटे। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमेशा रहेगा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है हमेशा रहेगा, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ वन है, तो आप किसी को कभी चेंज नहीं करें। तो पहली बात ये क्लियर हो गई आपकी, क्योंकि ये दोनों की दोनों बेटे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही प्लेन पे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को कट करेंगे, क्रॉस करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसी पॉइंट को नाम दिया बेटे ओ, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट each other at point O, इस O का नाम ओरिजिन। तो ये बात भी बहुत खास है जो आपको याद रखनी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, O पे कट करते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए हमारे पास एक और पॉइंट नया आ गया है ना। तो अब हम कुछ बातें समझते जा रहे हैं। एक्स एक्सिस सर हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस सर वर्टिकल लाइन, और सर ये दोनों की दोनों कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है कहाँ पे, एक पॉइंट पे जिसको ओ मीन्स ओरिजिन कहते हैं, ठीक है बेटे। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात आप सभी जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन का मतलब तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चों को पता होगा, एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका सीधा सीधा का अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकाले तो ये हिंदी में कहलाता है बेटे मूल बिंदु। मूल बिंदु, ध्यान से समझो, इसका सीधा मतलब है आपका मूल क्या है, आपकी ओरिजिन क्या है, आपका आधार क्या है। यानी एक्चुअली में मैं सीधा सीधा डिफाइन करूं तो जैसे कि एक पर्सन है जो आज मान लो आईपीएस बन गया, लेकिन अगर कोई उससे पूछेगा उसका ओरिजिन क्या है तो वो बोलेगा मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, मैं एक छोटे से विलेज से आता हूँ। तो वो विलेज उसका ओरिजिन है, उसका मूल बिंदु है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, पैदा होती है, जनरेट होती है, उस बिंदु को बेटे क्या कहते हैं, आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है और ये पता है हमें क्या, ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है तो ये इसका मूल बिंदु हुआ, यानी यहाँ से एक्स स्टार्ट होगा। और जब यहाँ से बेटा एक्स स्टार्ट होगा तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूरा एक्स एक्स का ओरिजिन है, यहाँ से एक्स स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी तो आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगी, तो ये बेटे 1 हो गई, और आगे जाएंगे तो 2 हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो 3 हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो 5, और आगे जाएंगे तो 6, 7, 8 शोन, ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर। अब जब आपको ये फील हो गया कि इधर जाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर जाने पे क्या होगा, घटेगी। तो इधर क्या हो जाएगी, -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6, ऐसी सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटे।
ऐसे ही ऊपर की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस है सबको पता, और ये इसका ओरिजिन है, यानी यहाँ वाई की वैल्यू तो 0 होगी। तो ऊपर जाने पे बेटा 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ता चला जाएगा जहाँ तक आपकी कैपेबिलिटी। तो नीचे जाने पे क्या होगा, घटेगा सर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है बेटे, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर एक बार देखिए, ये एक्स एक्सिस था और ये इसका ओरिजिन है, तो बेटे यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और पीछे जाएंगे तो घटेगी। तो इधर पॉजिटिव, तो इसीलिए लिखा जाता है इधर की तरफ एक्स पॉजिटिव है और इधर की तरफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बेटे, तो इसीलिए कभी कभी हम इधर की तरफ लिख देते हैं एक्स डैक्स, ये इसका डुप्लीकेट है, ये एक्स है, ये इसका डुप्लीकेट है एक्स डैश। इधर बेटे वाई है तो नीचे इसका डुप्लीकेट है वाई डैश, यानी कि वैल्यू बस वही रिपीट हो रही है, साइन चेंज हो रहा है। तो इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। ठीक है बेटे, ये सारी बात क्लियर है। अगर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप एक बार फिर से देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए हम एक बार फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है बेटे। तो ये हो गया बेटे आपका y एक्सिस, हो गया y डैश नेगेटिव साइड, ये हो गया x एक्सिस, तो ये हो गया बेटे x डैश नेगेटिव साइड, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी। हाँ, तो y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बेटे, x इधर नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव, तो y नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3। तो फाइनली ये जो आपने बना दिया बेटे, डेट्स इट, यही आपका ग्राफ है। अब जो भी करना है वो ग्राफ के ऊपर करना है, लेकिन बेटा ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ में इतनी चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, क्वाड्रेंट होता है और ओरिजिन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्वेश्चन से आती हैं, लेकिन ग्राफ में ये सारी वैल्यू होती है। तो उम्मीद है बेटे यहाँ तक आपको समझ आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, इस पार्ट को हम साइड कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर से एक और वर्ड सीखते हैं। देखिए, फिर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया और फिर ऐसा कुछ बनाया, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया बेटे y डैश, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया x डैश। ठीक है बेटे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, -1 -2 -3 -4 1 2 3। देखिए, अच्छा बेटे, मान लीजिए आप इस समय यहाँ पे खड़े हो, एग्जैक्ट यहाँ पे, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप यहाँ से कितनी दूर खड़े हो, तो आप जवाब दोगे सर 1 कदम 2 कदम 3 कदम। ठीक है बेटे, आपसे कोई बोलेगा आप यहाँ से कितनी दूर खड़े हो, तो आप बोलोगे 1 कदम और 2 कदम। ठीक है बेटे, अगर आप बोलोगे कि आप यहाँ से 3 खड़े हो, आप यहाँ से 2 खड़े हो, तो जो पर्सन आना चाहता है वो इजीली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मेरे को एक सीधी बात बताओ सर, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से 1 कदम दूर खड़ा हूँ और यहाँ से कितने कदम दूर खड़ा हूँ, 1 2 3 4 5। तो जो पर्सन मेरे पास आना चाहता है, मेरे को ढूंढ रहा है, वो इजीली ढूंढ लेगा मेरे को, क्योंकि मैंने उसे एग्जैक्ट क्या बता दिया, अपनी लोकेशन। तो बेटा ये जो चीज़ है जो मैंने लिखी है अभी 5,1, अगर मैं ये ना बताऊं तो वो मुझे ढूंढ लेगा सर, नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, जो मेरे को एग्जैक्ट
किसी की पोजीशन ढूंढने में हेल्प कर रही है, यही वो पॉइंट है बेटा जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो बेटा ये है पोजीशन। तो जब आपसे कोई बोलता है व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेट, तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्ट, लिख भी सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ exact position of a point x y एक्सिस। समझे बेटा बात? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोई आपसे बोलता है कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप उसे सीधे सीधे शब्दों में समझा दो, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब आप अपनी पोजीशन किसी को बताने वाले हो, बिल्कुल सही पोजीशन, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एक्स की और किसकी? वाई की। और पोजीशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट। यानी आज के बाद कभी भी आपसे कोई ग्राफ के चैप्टर में या नॉर्मल बात में, नॉर्मल शब्दों में भी ये वर्ड ले लें जिसका नाम है कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या बताना है बेटे? आपको ये बताया कि आप कहाँ खड़े हो विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी जब आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप एक्स का यूज़ करेंगे, सॉरी, और आप वाई का यूज़ करेंगे, आप बीच में कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट जरूर, इसी चीज़ को कहते हैं कोऑर्डिनेट। पहले बताएंगे एक्स की वैल्यू, फिक्स है बेटे हमेशा, फिर बताएंगे वाई की वैल्यू और बीच में लगाएंगे कॉमा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेटे ऐसे बताए जाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3 है, और y की वैल्यू भी 3 है, लेकिन माइनस वाली। तो अब मेरे से कोई बोलेगा ये जो पॉइंट है लेट अस से ये a है, तो a की कोऑर्डिनेट क्या है? तो मैं सीधे सीधे वर्ड में बताऊंगा 3 माइनस -a। कितना आसान है, समझ रहे बेटा बात? और देखते हैं, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उस पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं काफ़ी सारे। तो ये बेटे y एक्सिस, ये बेटे y डैश, ये x डैश और ये x एक्सिस। तो यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 माइनस, सॉरी ये माइनस की आदत थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, अगला -1 -2 -3 और -4 -5। तो कुछ बेटे पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे पहले मैंने एक ये पॉइंट ले लिया बेटे, ये हो गया ए। मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया बेटे, ये हो गया बी। मैंने बेटे यहाँ एक पॉइंट ले लिया और ये हो गया बेटे सी। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब आपसे कोई बोलता है कि ये जो ए दिख रहा है ये कहीं ना कहीं तो है बेटे, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं है, लेकिन ये ए है कहाँ इस पूरे ग्राफ में? तो हमें ए की पोजीशन चाहिए। तो इट मीन्स वो आपसे बोल रहा है मेरे को ए के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए के कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू चेक करें फॉर पॉइंट ए, तो क्या आंसर निकल के आता है? 2। कॉमा लगा के वाई की वैल्यू चेक करें तो क्या आंसर आता है बेटे? 4। तो दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, अच्छा बेटे बी की वैल्यू बताओ। तो सर बी के लिए एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो 7,1। लो बेटे बी के कोऑर्डिनेट आ गए। कितने प्यार से आप चीज़ें बता पा रहे हो। अगर आपसे कोई बोले ये सी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हाँ बेटा पहले एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तो 2 होगी, वाई की वैल्यू -3 होगी। तो ये सी का कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट कोई पूछ रहा है, तो सर वाई तो हो गया -2, एक्स हो गया 5, तो 5, -2। अच्छा सर ऐसे करो ना, एक पॉइंट यहाँ लो, तो यहाँ ले लेते हैं बेटे, नाम दे देते हैं ई। तो आपसे कोई बोले ई के कोऑर्डिनेट, तो एक्स की वैल्यू इस बार क्या है? -4,
और y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू आ रही है 3। अच्छा सर एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं f। अब बताओ बेटे यहाँ y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -6, तो -6 और -2। ठीक है बेटे, उम्मीद है बेटे आपको कोऑर्डिनेट का एक्चुअल मीनिंग समझ आ गया। कोऑर्डिनेट का सीधा मतलब होता है बेटे पोजीशन, और पोजीशन बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक x की और एक y की बेटे। तो जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा x लिखेंगे, कॉमा लगा के y लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो कोऑर्डिनेट नहीं माने जाएंगे बेटा, ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिए, अगर आप पॉइंट ए को देखें तो ये इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है कि नहीं बेटे। बी का देखो x भी पॉजिटिव है, y भी, और c का x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, इसीलिए c बेटे इधर की जगह इधर है। कुछ समझ आ रही है बात मेरी। अब d को देखो तो d का x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये वही है जहां c है। बिल्कुल सही है सर बात तो। अच्छा e को देखो, इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ना ये इसमें है ना ये इसमें है, ये तो सर थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, और f को देखो थर्ड में। यानी कि x और y के साइन से बेटा क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बट उससे पहले फिर मैं वही बात कहूँ, पर अभी मैंने आपको बोली थी कि कोऑर्डिनेट का सीधा मतलब है ब्रैकेट x, y। याद रखना हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है बेटे, डन, पक्का। चलो ऐसा करते हैं, छोटा ही कर देते हैं, है ना, छोटा करो आगे बढ़ो। हाँ तो फिर एक बार मैंने अभी आपको क्या समझाया, कोऑर्डिनेट। और याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बताने के लिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, पहले x की वैल्यू कॉमा देन फिर y की वैल्यू। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छा, अभी हमने जब ग्राफ सीखा तो हमने उसमें देखा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यार ये 4 कमरे होते हैं बेटा, और चारों कमरों के अपने नाम हैं। इसको कहते हैं बेटा कमरा नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो आपने कमरा 1 बनाया बेटा, ये इस और इस लाइन से बना है, इसकी एक दीवार ये रही, इसकी एक दीवार ये रही बेटे। तो क्या आपको नहीं लगता ये वाला x पॉजिटिव होता है और ये वाला y भी पॉजिटिव होता है। तो इसका सीधा मतलब है जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। समझे बेटा मेरी ये बात। यानी कि जब भी कोई भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा उसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब सेकंड में देखो तो ये वाली है और एक दीवार ऊपर वाली तो है ही बेटे ये वाली, और ये y की पॉजिटिव होती है और ये x की नेगेटिव होती है, यानी माइनस कॉमा प्लस, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर आप गौर से देखें तो इसमें बेटा दोनों नेगेटिव हैं, x भी y भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वो सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बेटे हर एक डिफरेंट क्वाड्रेंट में। यानी अगर आपसे कोई बोले बेटा कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, 2,3 बताओ कहाँ होगा, तो फटाक देनी बता सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आपसे कोई बोले 1,3 क्या होगा, सर दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई बोले 2,5 कहाँ होगा, सर दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई बोले 3,2 कहाँ होगा, सर ये दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन जैसे कोई आपसे बोले -3 -4 दोनों नेगेटिव, सर थर्ड क्वाड्रेंट है। -2 -1 दोनों नेगेटिव, सर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई बोले -5 -7, सर ये भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सर थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई बोले -1 -2 ये भी दोनों नेगेटिव, थर्ड। यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट, दोनों नेगेटिव होते हैं तो थर्ड। ठीक है बेटे। अब फोर्थ का क्या है कि फर्स्ट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव होती है बट एंड नेगेटिव पे होता है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट, 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट, 5, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट, 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट, 7, -8 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, समझ आ रही है बातें। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये देखिए स्टार्टिंग नेगेटिव होती है लेकिन लास्ट में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो -2,3 सेकंड, -2,1 सेकंड, -8,2 सेकंड, -8,11 सेकंड। तो ये सारे सेकंड है जिसमें स्टार्टिंग तो बेटा नेगेटिव होती है बट बाद में।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पैदा होता है वो बड़ा प्यारा सा है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा फाइंड क्वाड्रेंट। आपसे बोला जाता है आप पता करो कि जो पॉइंट हमने दिए हैं आपको वो कौन से क्वाड्रेंट में। आपसे बोलेंगे 2, -3 कहाँ पे है, तो सीधा सीधा देखो, अभी बोला था ना मैंने, शुरुआत पॉजिटिव लेकिन अंत नेगेटिव, यानी ये अंत है, तो ये 4th क्वाड्रेंट है। अगर कोई बोले -3 और -2, अरे सर दोनों नेगेटिव, ये तो 3rd है। कोई आपसे बोलता है 5, 2, अरे सर दोनों पॉजिटिव, ये 1st है। लेकिन अगर -2, 3 अगर शुरुआत ही नेगेटिव है तो इसका मतलब है सर ये 2nd पर्सन है। यार हम तो ऐसे नहीं हो सकते ना, हमारी शुरुआत लॉजिक है, थोड़ा सा आप लॉजिक से चीज़ों को याद कर सकते हैं। कैसे कि सर हमारी शुरुआत तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो कोई दूसरा पर्सन ही होगा जो नेगेटिव शुरुआत करेगा, तो नेगेटिव शुरुआत अंत पॉजिटिव, ये है बेटे 2nd क्वाड्रेंट। 2nd पर्सन ही नेगेटिव शुरुआत करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, जस्ट लिंक है बेटे, आप कुछ और लिंक बना सकते हैं या फिर मेहनत करके खुद याद कर सकते हैं। -3 -4 सर दोनों नेगेटिव, 3rd क्वाड्रेंट। सर 2 और 4 सर दोनों पॉजिटिव, 1st क्वाड्रेंट। 7 और 3 बोलो सर 1st क्वाड्रेंट। 8, 4 सर कौन सा, 1st क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं बड़ी प्यार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कोऑर्डिनेट लिखना सीख लिया, हमने क्वाड्रेंट पहचानना भी सीख लिया है, और हमें ग्राफ बनाना ऑलमोस्ट आ गया है। अगर पॉइंट आप ग्राफ पे लगा दो तो इसका मतलब आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब सुनिए बेटा, लेटस से ये पॉइंट ए है, लेटस से ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट, चलो यहाँ लिख लेते हैं। एक पॉइंट मैंने ए लिख दिया बेटे 2, 3, मैंने एक पॉइंट बी लिख दिया 5, 6, मैंने एक पॉइंट सी लिख दिया -3, मैंने पॉइंट एक डी लिख दिया -2, -5, एक पॉइंट ई लिख दिया 0, 5, एक पॉइंट एफ लिख दिया 7, -3, ऐसा कुछ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको मैंने सिखाया ब्रैकेट लगा के पहले एक्स की वैल्यू लिखो, कॉमा वाई की वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। सर अभी आपने हमें ये बात बताई। अब बेटा जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो आप सबसे पहले किसकी वैल्यू का यूज़ करते हैं, एक्स की। तो इस एक्स की वैल्यू का भी बेटे एक नाम है, इस एक्स की वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। बड़ा अजीब सा नाम है, हो सकता स्पेलिंग भी मिस्टेक लिखी हो, बट भावनाओं को समझना ज़्यादा बेहतर है ना। ये जो y की वैल्यू है आप यूज़ कर रहे हैं, इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं बेटे ऑर्डिनेट। देखिएगा कितने बढ़िया बढ़िया नाम है। जो पहले आप x की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एब्सिसा, जो आप y की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दें तो कोऑर्डिनेट, है ना गजब। एब्सिसा ऑर्डिनेट मिला के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू एब्सिसा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, पूरा मिला दे तो बेटा कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू एब्सिसा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, पूरा मिला दे तो कोऑर्डिनेट। अब प्यार से सुनना और बताते जाना। आपसे कोई बोले इसका एब्सिसा बताओ तो आप 2 बोलोगे, यही तो है। आपसे कोई बोले इसका ऑर्डिनेट बताओ, आप 6 बोलोगे। कोई आपसे बोले एब्सिसा डी का तो -2 बोलोगे, एब्सिसा ई का तो आप 0 बोलोगे, एब्सिसा एफ का तो आप 7 बोलोगे। बोले कोई सी का एब्सिसा बताओ तो -3 बोलोगे। कोई बोले डी का ऑर्डिनेट बताओ तो -5 बोलोगे। कोई बोले एफ का ऑर्डिनेट बताओ -3 बोलोगे। लेकिन कोई बोले ए का कोऑर्डिनेट बताओ तो बेटे 2, 3 बोलोगे। फ़र्क ध्यान रखना। अगर वो पूछ रहा है ऑर्डिनेट तो आपको 3 बताना है, लेकिन वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट तो पूरा बताना है बेटे। समझ आ गया बेटे, एब्सिसा ऑर्डिनेट और पूरा मिला के कोऑर्डिनेट। तो उम्मीद है बेटे ये सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी तरह ध्यान से समझ आती जा रही है, ठीक है बेटे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, बस ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा, बेहतर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और छोटी मोटी जानकारियों को और लेते हैं। एक छोटी मोटी जानकारी है और हमारा काम समाप्त है। अब फाइनल पॉइंट पे आ चुके हैं बेटे। तो बेटा ये पॉइंट क्या है, सर इसका नाम ओरिजिन है। तो अभी मैंने आपको बताया ये ओरिजिन है, यहाँ से तो x स्टार्ट होता है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, सर यहाँ x की वैल्यू 0 होगी। सर यहाँ y भी स्टार्ट होता है तो y की वैल्यू क्या होगी, सर यहाँ y की वैल्यू 0 होगी। दोनों की वैल्यू यहाँ 0 होगी। तो अगर आपसे कोई बोले ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या होते हैं, तो 0, 0 बेटे। बहुत ही
इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो जब भी आपसे कोई बोले बेटे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ ओरिजिन के, तो आप सीधा सीधा 0,0। बहुत बच्चे ऐसे बोल देते सर जीरो होते हैं, क्या जीरो होता है बेटे? कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्स और वाई तो बताना पड़ेगा ना, तो हमेशा क्या बोलोगे 0,0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, हमेशा याद रखना है। कोई का एब्सिसा 0, कोई बोले ओरिजिन का ऑर्डिनेट 0, लेकिन ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0,0। क्लियर, डन, बहुत बेहतरीन। अब एक बात बताओ, जब यहाँ x की वैल्यू 0 होती है, मैं लेफ्ट जाऊँ तो x बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, जाऊँ तो x घटेगा। यानी सीधी सी बात है, लेफ्ट राइट जाने से x चेंज होता है, y पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि यहाँ y 0 था तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 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 होगा। बात तो सर बिल्कुल ठीक है। और एक बात बताओ, ये सारी के सारे पॉइंट कहाँ पे सर? ये तो x एक्सिस पे है, तो सीधी सी बात समझ आई, किसका घर? ये x का घर है, यहाँ पे y की नहीं चलेगी, तो y हमेशा क्या होगा 0। देखो x यहाँ, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो x हो सकता है यहाँ 3 हो 4 हो, लेकिन y हमेशा 0 होगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू हो सकता है -3 हो, लेकिन y क्या होगा 0। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू -2 पर y क्या होगा 0। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 पर y क्या होगा 0। यानी सीधे सीधे वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टार बना के लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कोई x एक्सिस की बात करे तो x एक्सिस पे याद रखना y हमेशा 0 होता है। तो आपसे कोई बोले x एक्सिस पे ना मेरे को कोई पॉइंट बताओ, पॉइंट, तो आप बता देना उसे बड़े प्यार से कि भैया x तो कुछ भी हो सकता है बट y हमेशा 0 होगा। ये पॉइंट x पे मिलेगा आपको। समझ आ रही है बेटे बात? अगर आप बताना चाहते तो आप 2 1 लिख दो, सॉरी 2,0 3,5 लिख दो, 7 3,0 2,0 -1,0, ये सारे के सारे पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे? x एक्सिस पे, क्योंकि इन सब में y की वैल्यू क्या है 0। समझ आया ना बेटे? बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए बेटे। अगर आपको नहीं समझ आए तो बेटे वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है बार बार देखने का, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ y 0, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो y बढ़ेगा, सर बात तो ठीक है। नीचे जाऊँ y घटेगा, बात बिल्कुल ठीक है, बट क्या x में चेंज आएगा? सर x तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि सर ये तो y का घर है और y के घर में x की तो चलेगी नहीं। तो बिल्कुल ठीक बात है, मान लेते हैं यहाँ पे y -3 होगा, लेकिन x तो 0 होगा। मान लेते हैं y होगा -3 बट x 0 होगा। यहाँ मान लेते हैं y होगा 5 का, लेकिन x 0 होगा। तो दूसरी खास बात कि बेटे y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपसे कोई बोले एक पॉइंट ऐसा मेरे को बताओ जो y एक्सिस पे हो, तो क्या हो गया? y कुछ भी लिख देना बट x की जगह 0 लिख देना। समझे बेटा बात? ये दोनों की दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाई। तो ये दोनों बातें बेटा ऐसा समझ लो कि आपको अपने दिमाग में छाप लेनी है। यानी जब भी कोई x 0 बोले तो समझ जाओ वो y एक्सिस की बात कर रहा है। अगर कोई आपसे बोले y 0 तो समझ जाओ वो किसकी बात कर रहा है? x एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है बेटे, इतनी सारी बातें क्लियर है? तो बेटे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी, और दूसरी कॉन्ग्रेचुलेसन इसीलिए देना चाहूँगा कि आपको खुद को समझ आ गया होगा कि आपको समझ आ गया क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आपने 90% इसका समझ लिया। थोड़ा बहुत बच रहा है वो मैं आपको फिर समझा देता हूँ, बहुत ही खास चीज़ है, डायरेक्ट वर्ड में आपको समझा देता हूँ। जो छोटे मोटे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ भी आ जाएंगे प्यार से। देखिए फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ प्यारा सा एक छोटा सा और आपसे बोलूँ कि इस ग्राफ पे देखो बहुत प्यारा सा, इसका जवाब बहुत बच्चों को ऑलरेडी मालूम होगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा बेटे 1, यहाँ लिखा 0.2, यहाँ लिखा 0.3, यहाँ लिखा 0.4, यहाँ लिखा 0.5, यहाँ लिखा -1, यहाँ सॉरी 1 2 3 4 5। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं आपसे पूछूँ कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल है, ये x हो गया, ये y हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मेरे को बताओ ये जो a पॉइंट है, ये a पॉइंट बेटा x एक्सिस से कितना फार है, कितनी दूर है। तो
उम्मीद ये है कि काफ़ी बच्चे सही जवाब देंगे, लेकिन थोड़े बच्चे तो बेटे कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता, बट कोई नहीं। तो बहुत से बच्चे मेरे को क्या जवाब देंगे, सर ये क्या पूछ क्या रहे हो आप, एक्स से पूछ रहे हो, लो एक्स की वैल्यू 2 है। आप वाई से पूछ रहे हो, वाई की वैल्यू 4 है। तो बेटे जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने ये जवाब दे के बहुत अच्छा काम किया, तो बेटे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सुनिए ज़रा, देखिए, जब आपसे कोई बोलता है कि आप एक्स से कितनी दूर हो, यानी आप यहाँ खड़े हो और पॉइंट यहाँ खड़ा है, पर्सन यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से कितनी दूर हो, देखो चेक कर लो, 1 कदम, 2 कदम, 3 और 4। बोलो क्या आंसर आया। अरे सर ये क्या कर दिया, एक बार फिर बताओ। बेटा आप यहाँ खड़े हो, यहीं से तो पूछा है कितनी दूर हो, एक्स से, तो 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, यानी खड़े तो एक्स पे हो, नापना तो वाई है। समझे बेटा बात, यानी एक्स की वैल्यू पूछे तो वाई बतानी पड़ेगी। अच्छा सर वाई से पूछे, फिर तो वाई से पूछे तो आप यहाँ खड़े हो, तो चेक करो, 1 कदम, 2 कदम। अच्छा फिर एक बार एक्स से पूछा है तो वाई बताना है, और वाई से पूछा है तो एक्स बताना है। बहुत ही खास है लेकिन बहुत सिंपल बात है, सॉरी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत खास बात है। समझे बेटा बात। तो जब भी कभी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको उल्टा काम करना है। वो एक्स से पूछ रहा है तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, वाई से पूछ रहा है तो आपको एक्स बताना है। इससे क्या होगा कि वो कैसा भी पॉइंट देके आपको डराने लगे तो आपको घबराना नहीं है। जैसे उन्होंने पूछा 0,3 एक्स से कितनी दूर है, तो आप बोलोगे एक्स से पूछ रहे हो, लो बेटा आंसर 3 आ गया, वाई बता दिया। अगर वो बोले 5,3 वाई से पूछ रहे हो बेटे, वाई से पूछ रहे हो तो लो एक्स की वैल्यू बता दूंगा मैं। एक्स से पूछ रहे हो वाई बताना है, वाई से पूछ रहे हो एक्स बताना है। ठीक है बेटे, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। समझ गए ना बात बेटे, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा कुछ बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें भी, सर एक छोटा कर दो हमारा, सर वो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो समझा दो, तो लो बेटा इमेज वाले भी लास्ट पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप ग्राफ बना सकते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आराम से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो 10th क्लास में। 9th क्लास का तो पार्ट खत्म बेटे आपके लिए। अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री खत्म है। सॉरी क्या हो गया बेटा, ऐसा। अब एक बात मेरी सुनिएगा, मान लो आप फिलहाल यहाँ पे खड़े हो और ये पॉइंट है 2,3। ठीक है बेटे, बहुत कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है बेटे ऐसे करके 3। अब एक बात सुनिए, मान लो यहाँ पे ऐसे करके कोई मिरर रख दे, क्या रख दे बेटा, मिरर। अब एक बात तो आपको भी पता है कि सर मिरर में तो हमें हर चीज़ नज़र आती है, तो क्या आपको नहीं लगता आपने जो यहाँ पे मार्क किया ये पॉइंट भी मिरर में नज़र आएगा। सर बात तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहाँ नज़र आएगा, मिरर के पीछे ही तो नज़र आएगा। तो वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नज़र आएगा और उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो चुकी होगी, वो होगा 2,-3। बोला सर ऐसा कैसे हो गया। बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर 4th है, 4th में तो है वाई नेगेटिव। अच्छा सर ये बात है। अच्छा सर यहाँ पे मान लो ग्राफ रखा, ओ सॉरी मिरर रखा हो, मिरर शीशा यहाँ पे रखा है तो आपको ये वाला पॉइंट तो यहाँ नजर आएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी -2, y की वैल्यू 3। हाँ सर इधर की तरफ सेकंड में x नेगेटिव होता है ना बेटे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े आराम से बता पाओगे। मान लो कोई पॉइंट यहाँ मिरर रख दो तो ये वाला पॉइंट नीचे नजर आएगा, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3। अब सर ये चीज़ हम निकालने के लिए ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, इधर सुनो, हमारा लॉजिक है ना। अगर बेटा मिरर, देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर मिरर बेटा y पे रखा है ना तो आपको x को चेंज कर देना है। अगर मिरर बेटा x पे रखा है तो y को चेंज कर देना है, बस गेम खत्म। आपको और कुछ करना ही नहीं। विश्वास नहीं तो देखो, पहला पॉइंट ये था, मिरर कहाँ रखा था सर, x पे रखा था, तो बेटा देखो x सेम टू सेम है, y मैंने प्लस से माइनस कर दिया। इधर देखो मिरर कहाँ रखा था सर, y पे रखा था, देखो y सेम टू सेम है, x को चेंज कर दिया। समझ गए ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये लॉजिक ऐसा है कि ऐसे याद कर सकते हो, जिस पर मिरर रखा है, जिस पर मिरर रखा है उसे छोड़ दो बेटे, दूसरे को बदल दो, गेम खत्म है ना। मैंने क्या बोला, देखो मिरर y पे रखा है तो x को बदल दो, मिरर x पे रखा है तो y पे बदल दो। मिनटों से पहले आंसर बताओगे। देखो 0,-3, आपसे कोई बोलता है मिरर x पे रखा है, सर x पे रखा है तो लो इसे बदल देता हूँ 3, 0 का 0 ही रहेगा।
अगर 0, -5 रखा है, कोई बोलता है मिरर वाई पे रखा है तो वाई पे रखा है तो वाई को देंगे नहीं, और इसको बदल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो 0, -5। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई ये क्या था, ये इमेज निकालने का तरीका था। समझ गए बेटा बात? इमेज कहाँ दिखती है? मिरर में। तो मिरर में हमने क्या निकालना सीख लिया? इमेज। ठीक है बेटे, डन। बहुत ही बेहतरीन। तो बेटे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटे ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे को उम्मीद है अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी है तो आपको बेटे एक एक चीज़ सिंगल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो बेटे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे हमारा फाइनली कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ख़त्म होता है और आपको अच्छी तरीके से पूरी आ चुकी है बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बाद बेटे हम 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही आराम से समझ सकते हो। ठीक है बेटे, तो आपका काम है कि इसको रिवाइंड करो और अच्छी तरह नोट्स बनाओ। नोटबुक लेके जरूर वीडियो देखा करो, बिना नोट्सबुक के मत देखा करो। जो भी चीज़ें आपको दिख रही है स्क्रीन पर सारी नोट करा करो, उसे दोबारा रिवाइज जरूर किया करो। ठीक है बेटे, तो फाइनली यहाँ पे बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है बेटे।